नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज की कहानी वही है जो 2-3 दिनों से चली आ रही है, पूरे देश में चल रही है। उसके कुछ अपडेट्स हैं, आपके साथ में वो शेयर करूंगी। उससे पहले एक यूपीएस पेंशन स्कीम आई है, उसके बारे में बात करते हैं कि एनपीएस से यूपीएस कैसे अलग है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि एनपीएस ही बेटर था, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि यूपीएस बेटर है। एक्चुअल में इसका क्या इफेक्ट है, हम वो देखते हैं कि एनपीएस में क्या बेनिफिट्स थे और यूपीएस में क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले रिटायरमेंट की एज की बात करते हैं। एनपीएस में अगर किसी जॉब में, किसी भी प्रोफाइल पर, किसी भी सरकारी नौकरी में आपने 40 इयर्स में भी ज्वाइनिंग लिया है, तब भी आपको सेम बेनिफिट वही मिलेगा जो बेनिफिट 28 साल के बच्चे को मिल रहा है या 28 साल के न्यू ज्वाइनिंग को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इस चीज की बाउंडेशन कर दी गई है यूपीएस में कि जो भी आपकी ज्वाइनिंग की डेट होगी उस दिन से आपका 10 ईयर मिनिमम होना चाहिए कंप्लीट, तब आपको मिनिमम 10,000 अमाउंट मिलेगा। नहीं तो 25 साल जो है वो रखा गया है रिटायरमेंट का एज। आपका वर्किंग जो है वो 25 इयर्स का होना चाहिए। अब दूसरी बात आते हैं कि गवर्नमेंट का कितना शेयर है और हमारा कितना शेयर है। तो एनपीएस में हम 10% दे रहे हैं, यूपीएस में भी हमारी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से 10% जा रहा है। लेकिन यूपीएस में गवर्नमेंट 18% दे रही है, जबकि पुराने वाले स्कीम में 14% देती थी। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट पर आते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मान लीजिए कि मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 साल ही काम करूंगी, तो आप 10 साल काम करने के बाद अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो, या किसी ने बहुत पहले से ज्वाइन कर रखा है, तब भी आपके रिटायरमेंट के टाइम पर आपको 10,000 गवर्नमेंट की तरफ से अमाउंट मिलेगा। ये बेसिक के हिसाब से डिसाइड हुआ है। अब आते हैं कि एट द टाइम ऑफ, जब आपकी सर्विस कंप्लीट होगी, जब आप 25 ईयर की जॉब कर लेंगे तब, और पहले वाले एनपीएस में जब आप 20 साल की जॉब कर लेते थे तब, दोनों में क्या डिफरेंस है, आपका अमाउंट कैसे डिवाइड होगा। तो मैं आपको जो नोटिस है उसके हिसाब से एक बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पुराना पेंशन स्कीम था एनपीएस, उसमें ये होता था कि जो भी आपका अमाउंट अब तक, आपकी जब सर्विस कंप्लीट होती है उस टाइम तक जो भी अमाउंट कलेक्ट होता था उसका 40% मार्केट में इक्विटी के रूप में शेयर खरीद के लिया जाता था। उसकी इक्विटी परचेज की जाती थी, शेयर परचेज किया जाता था, और उस टाइम पर मार्केट की जो भी वैल्यू रहती थी वही वैल्यू के हिसाब से आपकी पेंशन डिसाइड होती थी। मतलब अमाउंट फिक्स नहीं था। अब यूपीएस में क्या हो गया है कि आपका जो भी अमाउंट है, जो भी बेसिक, आपका 25 ईयर कंप्लीट हो गया अब, और आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे रिटायरमेंट लेनी है, तो रिटायरमेंट के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आपको क्या करना है, आपको नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट जो है, आपका जो भी बेसिक अमाउंट होगा लास्ट 1 ईयर 12 मंथ का, उसको कंपेयर करके उसका एक 50% अमाउंट आपको आपके बेसिक का, आपके रिटायरमेंट के टाइम के बेसिक का, वो आपको मिलेगा। मतलब यहाँ आपका अमाउंट फिक्स हो गया। महंगाई भत्ता, बाकी चीजें भी मिलेंगी, टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा जैसे महंगाई भत्ता और चीजें इंक्रीज होंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। मेरा तो पॉजिटिव पॉइंट है और मुझे लगता है कि चीजें शायद पहले से ज्यादा बेटर हुई है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि एक्चुअली में आपको क्या लगता है ना। तो ये कुछ नई जानकारी थी, जबकि हमारा कहानियों का चैनल है, बट नई जानकारियां भी मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ शेयर करती रहूं। अब पुरानी कहानी पर आते हैं। कोलकाता वाले केस में पॉलीग्राफी की गई संजय की। अब मैं वो पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे बेटर है, उसके अपडेट पर चलते हैं सीधे। तो बाकी डॉक्टर्स, इंटर्न्स, 6 लोगों की पॉलीग्राफी की गई। उनकी सिर्फ इसलिए कि कंफर्मेशन था, लेकिन जब संजय की पॉलीग्राफी का दिन आया तो उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। अब उसकी पॉलीग्राफी नेक्स्ट डे हुई। पॉलीग्राफी के टाइम में उसने जो सच्चाई बताई, उसमें उसका कहना था कि वो जब ड्रिंक करके
और रेड लाइट एरिया से वापस आया तो वो ढूंढ ही रहा था किसी ऐसी फीमेल को जिसके साथ वो ऐसा दुष्कर्म कर सके। मतलब उसका माइंड पहले से ही सेट था। उसकी पारिवारिक हालत के बारे में हम सभी को पता है, फैमिली के साथ भी उसका कुछ अच्छा नहीं, और उसकी 4 वाइफ की कहानी भी हमें पता है। तो मतलब जो भी उसके साथ हुआ और जो उसका माइंडसेट था, जो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बताई जा रही है, वो सारी चीजें हम लोगों के सामने है। लेकिन उस इंसान को ये नहीं था कि मारेगा या नहीं मारेगा, ऐसा कुछ उसने डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में उसे हर जगह हॉस्पिटल में 4 बजे से पहले, ऑडिटोरियम में जाने से पहले, उसे कॉन्फ्रेंस रूम में जाने से पहले हर जगह देखा गया है। इवन ओटी में भी वो गया था कि शायद वहां पर कोई महिला मिल जाए, चाहे वो स्टाफ हो चाहे मरीज हो, तो वो उसके साथ कुछ ऐसा अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। मैंने बहुत सारी चीजों में एक चीज देखी है कि फंसता वही है जो बेगुनाह होता है। कई बार हमारा लक इतना खराब होता है कि हम अपने आप मुसीबत के पास चले जाते हैं। ऐसे ही उस दिन वो इंटर्न डॉक्टर भी गई और उसके साथ मेल 4 इंटर्न ने फूड खाया था, रात का डिनर किया था। तो कॉन्फ्रेंस रूम में वो अकेली महिला थी, इस वजह से वो महिला और पुरुष के मेल फीमेल के कारण वो लोग उसके साथ नहीं रुके, और वो सीनियर थी उन लोगों से। लेकिन अगर मान लीजिए उस दिन कोई महिला उसके साथ होती, 3-4 का ग्रुप होता, 10 का ग्रुप होता, या मान लीजिए वो उस टाइम पर नहीं होती या नींद में नहीं होती, ऐसा भी आप कह सकते हो, है ना। हो सकता है कई बार हम नींद में नहीं होते तो वो कोई रास्ता ढूंढती, या कॉन्फ्रेंस रूम साउंड प्रूफ नहीं होता, है ना, तो भी शायद उसकी जान बच सकती थी, है ना, वो घटना नहीं हो सकती थी। बहुत सारे फैक्टर हैं। तो यही एक नई अपडेट थी और इसको खत्म तो मैंने कर ही दिया है, लेकिन ये नया अपडेट था तो मैंने सोचा दोनों चीजें मिला के आपके साथ में शेयर करूं, है ना। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। नमस्कार।